Hello friends, this is Jyoti and welcome back to Arishankar. Today I will discuss UPPSS 2023 test series number 15. So let's start. First MCQ. अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं पर विचार करें। आपको साइन प्लाट करना है। एक तरफ संधि में, दूसरी तरफ अकबर के शासनकाल से संबंधित जो उन्होंने कार्य किए वो दिया गया है। तो 1564, 1575, 1579 और 1582। दूसरी तरफ है तहसारा सिस्टम, मजहर की घोषणा, जजिया कर का उन्मूलन, इबादत खाना की स्थापना। तो आपको इसे मिलान करना है। क्या हो जाएगा? 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर का उन्मूलन किया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की, डी। और 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की और 1582 में दसाला सिस्टम लेकर आए। तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? सी, इसके बाद डी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मतलब किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए यानी निकाले? तो कौन हो जाएगा इसमें से? मुहम्मद कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह, अकबर। सही आंसर बी ऑप्शन, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने सिक्के तो निर्गत किए ही ऐसे। इसके साथ साथ इनके समय में एक लोग आए थे, अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आए थे भारत और इन्होंने किताबुल हिंद या फिर तहकीकात ए हिंद एक पुस्तक लिखी थी जिसे भारत एक खोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है फ्रेंड्स? चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य या फिर चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट। चोल एवं होयसला के मध्य या फिर चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इनमें से क्या हो जाएगा? यही बी ऑप्शन, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। तो 449 ईस्वी में ये जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, 449 यानी कि 450 ईस्वी में युद्ध हुआ था तक्कोलम का। तो राष्ट्रकूट की ओर से थे कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, और चोल नरेश थे प्रांतक प्रथम। इन दोनों लोगों के बीच में तक्कोलम का युद्ध हुआ था। इसमें चोल की हार हुई थी और यह फिर कहा जाए कि चोल पूरी तरीके से इसमें क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनको काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई और वही राष्ट्रकूट इसमें जीते। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल राज्य को जीतता हुआ कृष्ण तृतीय परमेश्वरम पहुँचे। जब राष्ट्रकूट को लगने लगा कि वो जीत जाएंगे तो वो परमेश्वर पहुँचे और वहाँ पर जाकर के इन्होंने विजय स्तंभ स्थापित किया। और दक्षिण भारत में एक चीज़ है खास कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ वगैरह स्थापित की गई हैं या फिर जो मंदिर स्थापित किए गए हैं वो एक विजय को भी दर्शाते हैं। तो जो कृष्ण तृतीय हैं, दक्षिण भारत की जो परंपरा रही उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जाकर के परमेश्वरम तमिलनाडु में है, वहाँ पर इन्होंने विजय स्तंभ को स्थापित किया। यानी कि इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि हम तक्कोलम का युद्ध पूर्ण रूप से जीत चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था और राष्ट्रकूट में है राजा कृष्ण प्रथम, तो इनके द्वारा बनवाया गया है एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट, चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, चोल वंश के संस्थापक। और राजराज प्रथम एक राजा थे, इन्होंने राजराजेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की थी अपने ही नाम से, राजराजेश्वर। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे, रामानुज।
कुलोत्तुंग प्रथम चोल काल में एक प्रतिमा है नटराज की प्रतिमा। तो यह काफ़ी फेमस है। तो पूछा जाता है नटराज प्रतिमा किस वंश से संबंधित है, किस शासनकाल से संबंधित है, तो चोलकालीन है। और ये नटराज प्रतिमा शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। इसमें शिव तांडव करते हुए इनको दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो जब स्टार्टिंग हुई थी जैन साहित्य की तो वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी ये बताना है। अर्धमागधी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत? क्या हो जाएगा सही आंसर? अर्धमागधी, ए ऑप्शन अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपनी जो इनकी जैन साहित्य थे उन्होंने अर्धमागधी भाषा में लिखा। और आरंभ में जैन जो हैं वो वेदों का उल्लंघन करते थे और वेद हमारे लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। तो ये वेदों के साथ साथ इन्होंने संस्कृत भाषा में का भी उल्लंघन किया और इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो बुक्स वगैरह थी उनको संस्कृत में ना लिख करके जो जन सामान्य के द्वारा लैंग्वेज बोली जा रही थी अर्धमागधी, उस भाषा में लिखना पसंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे? ऑप्शंस गुफ्कराल, बुर्जहोम, मारतंड, मेहरगढ़। तो क्या हो जाएगा इनमें से? बी ऑप्शन बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है और यहीं पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो एक ऐसा यह एक मात्र उदाहरण है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने जाने की प्रमाण प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इनमें से क्या हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना? सही आंसर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी 1784 के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूछा गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की गई। इन दोनों स्थापना के साथ साथ ही भारत में द्वैध शासन की भी स्थापना मानी जा सकती है क्योंकि 1784 के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना, क्योंकि अब एक साथ अंग्रेज दो तरीके से भारत पर शासन करेंगे, एक डायरेक्टर के रूप में और दूसरा कंट्रोलर के रूप में। तो ये हो जाएगा अंग्रेज़ों का द्वैध शासन। और हालांकि द्वैध शासन 1784 से पहले भी आया था क्लाइव के समय में, लेकिन अगर अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो 1784 ईस्वी से इसकी स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो आचार्य विनोबा भावे कब गिरफ्तार किए गए पहली बार? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर समन्वय आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो क्या हो जाएगा इनमें से? सी ऑप्शन असहयोग आंदोलन। तो ये पहली बार सी ऑप्शन समन्वय आंदोलन। तो सबसे पहली बार जो आचार्य विनोबा भावे समन्वय आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे। तो समन्वय आंदोलन स्टार्ट होता है 1530 ईस्वी में और इसी सन मतलब 1930 ईस्वी में 1500 बोल दिया 1930 ईस्वी में गिरफ्तार होते हैं। जो ये समन्वय आंदोलन जो था इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासन को अस्त व्यस्त करना। जो अंग्रेजों द्वारा प्रशासन किया जा रहा था भारत में, प्रशासनिक कार्य जो किए जा रहे थे उन सब चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और विशेषकर ये जो प्रशासनिक कार्य था वो विशेषकर सार्वजनिक रूप से अवैध कार्यक्रमों द्वारा जिसमें करों का न लेना सम्मिलित है, यानी कि जो नमक कर वगैरह ये सारी चीज़ें की गई, ये सब इसी का उद्देश्य था, इसी के ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? ऑप्शंस 1909, 1910, 1911, 1912। सही आंसर सी ऑप्शन 1911। 1911 में बंगाली विभाजन को रद्द किया गया। 1911 ईस्वी में ही सम्राट जॉर्ज पंचम
और ब्रिटेन की ही महारानी मैरी, इन दोनों लोगों का स्वागत किया जाता है दिल्ली दरबार, और स्वागत में दिल्ली दरबार भी लगाया जाता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और 1911 ईस्वी में इसी दिल्ली दरबार के ही अंतर्गत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली स्थानांतरण की भी घोषणा की जाती है, राजधानी स्थानांतरण की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी 1911 से पहले, और फिर 1911 ईस्वी में घोषणा कर दी जाती कि राजधानी को कोलकाता से अब दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 1912 ईस्वी में इसकी शिफ्टिंग की जाती है दिल्ली में। घोषणा 11 में की जाती है, लेकिन 12 में पूरी तरीके से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है राजधानी को। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता। 1911 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया जाता, और इसके साथ साथ ही बिहार और उड़ीसा को भी बंगाल से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो यह कब हुआ था नरसंहार? 13 अप्रैल 1918 को हुआ था, या फिर 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 13 अप्रैल 1916 को? तो सही आंसर सी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसी 13 अप्रैल को ही पंजाब के दो लोग थे, लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में ही जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाता है वहाँ की जनता के द्वारा, और उस पर जनता पर जनरल ओडार के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं। तो इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस हत्याकांड से, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इस हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं अंग्रेजों को, और इसके साथ साथ शंकर नायर रहे, ये वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे देते हैं। ये वायसराय के जो कार्यकारिणी थे उसके सदस्य थे उस समय, तो ये वहाँ से अपना त्यागपत्र दे देते हैं। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी की स्थापना की जाती है, हंटर कमेटी, और कांग्रेस के द्वारा भी कुछ काम किए जाते हैं इसके लिए। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की किस कारण से हुआ, कैसे क्या चीज़ें थी उस समय, उन सब चीज़ों के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति की स्थापना की जाती है, की नियुक्ति की जाती है। इसमें जो सदस्य थे मदन मोहन मालवीय वाली पार्ट, इसमें तो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सी आर दास थे, तैयब जी थे और जयकर थे। तो ये लोग थे इसके सदस्य, इस कांग्रेस की जांच समिति के सदस्य थे ये लोग, और मुख्य रूप से मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, ये बताना है आपको। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, या जमींदारों व कृषकों दोनों के साथ, या फिर ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से? तो क्या हो जाएगा इसमें से? डी ऑप्शन, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, क्योंकि महलवाड़ी व्यवस्था महल से संबंधित था, और महल के अंतर्गत ग्राम आते हैं, ग्राम समुदाय मतलब कई गांव मिलकर के। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1822 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था पहली बार औपचारिक रूप से स्थापित की जाती है, औपचारिक रूप से, और इसमें समस्त महल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे। और ये जो इस पर टैक्स भूमि लगाया गया, या फिर यह देखा जाए भारत की भूमि का टोटल जो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था भारत की भूमि, वो 30% आता था, टोटल की 30%। ऐसे ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को स्टार्ट करने वाले थे कॉर्नवालिस। और ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, ये जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया इसमें, मतलब भूमि का जो स्वामी होता था वो जमींदार मुख्य रूप से होता था, और इस पर समस्त भूमि का 19% भूमि सम्मिलित की गई, यानी कि भारत की जितनी भूमि थी उसका टोटल 30% चला गया महलवाड़ी व्यवस्था में, 19% चला गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। अब रैयत बाड़ी व्यवस्था है, तो रैयत बाड़ी व्यवस्था पंजीकृत भूमिदार से, यानी कि
किसान को भूमि का स्वामी माना गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और यह समस्त भूमि का 51% भूमि इसमें सम्मिलित था, यानी कि 51% हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में, 30% मालवाड़ी व्यवस्था में और 19% स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। तो इस तरीके से भारत की पूरी भूमि 3 भागों में बटी हुई थी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से नील नदी, अमेजन या फिर कांगो या फिर मिसिसिपी मिशोरी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बी ऑप्शन अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के अंतर्गत सर्वाधिक प्रवाहित होती है। तो यह इसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, विश्व में सर्वाधिक है। ऐसे ही नील नदी के लिए क्या उपमा दी जाती है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और कांगो नदी के बारे में क्या कहा जाता है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे लिम्पोपो नदी है या मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो मेदिरा या फिर मेडिरा नदी है, जो सबसे लंबी सहायक नदी है अमेजन की। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर अवस्थित है, आपको ये बताना है। अंध महासागर में है या फिर घाना में है या फिर मोरक्को में या फिर प्रशांत महासागर में। यानी कि जो विषुवत रेखा है और प्रधान याम्योत्तर रेखा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, ये बताना है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अंध महासागर। अंध महासागर ये रहा, ये विषुवत रेखा और ये जो ध्रुवीय प्रतिच्छेदन बिंदु था याम्योत्तर रेखा, तो ये दोनों अटलांटिक महासागर में काटती है। साउथ अटलांटिक मुख्य रूप से कह देंगे, इसी को ही अंध महासागर भी बोलते हैं। तो यह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? सामान्य महीने आपको बताना है कि तमिलनाडु में कब कब वर्षा वो ढंग से होती है एक नॉर्मल रूप में। तो मार्च से अप्रैल के महीने में, या फिर जून से जुलाई के महीने में, या फिर सितंबर से अक्टूबर के महीने में, या फिर नवंबर से दिसंबर के महीने में। तो क्या हो जाएगा इनमें से? डी ऑप्शन नवंबर से दिसंबर के महीने में। जब भारत में मानसून आता है ग्रीष्मकालीन, तो उसमें जो तमिलनाडु रहता है वह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उसके कारण मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता बहुत अच्छे से। लेकिन जब हम जब शीतकालीन मानसून आता है, यानी कि लौटता हुआ मानसून, तो लौटते हुए मानसून में बे ऑफ बंगाल से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी भारी वर्षा करती है। तो ये जो समय काल रहेगा शीतकालीन वर्षा का, ये सितंबर से स्टार्ट होता है और अपना शीत ऋतु पूरा रहता है। तो सामान्य महीने के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन नवंबर दिसंबर। तो अगर लौटता हुआ मानसून जो स्टार्ट होता है वो जब सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास पहुँच जाता है, कर्क रेखा से वापस लौटते हुए भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि 15 सितंबर के समकालीन कह सकते हैं। तो इसी समय से 15 सितंबर के आसपास से ही लौटता हुआ मानसून स्टार्ट हो जाता है। और यही मानसून बंगाल की खाड़ी से ऊर्जा यानी कि आर्द्रता प्राप्त करता है और नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के क्षेत्र में तीव्र वर्षा करते हैं। इसे उत्तर पूर्वी शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं, मानसून भी कहते हैं, अभी जो बताया। इससे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में नवंबर दिसंबर के समय में काफ़ी भारी वर्षा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा मैप। तो लौटता हुआ मानसून, तो ये लौटता हुए मानसून का चिन्ह है। तो यहाँ पर बंगाल में आर्द्रता ग्रहण करेगा और ये यहाँ पर डायरेक्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बारिश करवा देंगे। और अगर देखा जाए केरल के क्षेत्र में, तो यही पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं केरल के लिए वृष्टि छाया प्रदेश का रूप ले लेती है।
तो इससे केरल में काफ़ी कम बारिश होने की आशा रहती है। और जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्मकालीन वर्षा दोनों से वर्ष भर जल प्राप्त होता रहता है, जिसका इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा सदा वाहिनी नदी के रूप में प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, यानी शेष कम घोषित की गई है। इसकी घोषणा कब की गई थी? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। सही आंसर ए ऑप्शन अप्रैल 2000 में। तो इसकी घोषणा 2000 में की गई थी। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं के निर्यात से, प्रतिबंधित सामान के निर्यात से, अलिखित सामान के निर्यात से, या फिर तस्करी के सामान के निर्यात से। तो क्या हो जाएगा इनमें से? ए ऑप्शन सेवाओं के निर्यात से। सेवाओं के निर्यात से जो भुगतान संतुलन होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाते के भी दो भाग होते हैं, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। अदृश्य के अंतर्गत वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रदर्शित किया जाता है, वहीं अदृश्य के अंतर्गत सेवा क्षेत्र। तो अदृश्य पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।